नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है पीसीटीएस फोरम नंबर 678, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने मंथली डेटा को अपडेट करती है। हर महीने उनको पीसीटीएस के फोरम नंबर 678 में अपने डेटा फिल करने होते हैं और उसके अंदर किस प्रकार की उनके द्वारा गलतियां की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट में पिछड़ जाती है। हर मीटिंग में उनको सुनना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि कौन से पॉइंट में किस प्रकार के डेटा आपके द्वारा भरा जाएगा और कहां पर आपके द्वारा गलती की जाती है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट में पिछड़ जाते हैं और हर मीटिंग में आपको इसके लिए डांट सुनने को मिलती है कि आप काम नहीं करते। आप काम करते हैं परंतु उस काम को अपने फॉर्म नंबर 678 में सही ढंग से नहीं दिखा पाते, उसकी वजह से आपका काम दिखाई नहीं देता है। और आज का जो युग है वो डिजिटल है। डिजिटल डेटा आपको देने होते हैं, प्रत्येक डाटा को आपको ऑनलाइन करवाना होता है। तो इसके अंदर आपसे किसी भी प्रकार की कहीं कोई गलती नहीं हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैंने पीसीटीएस फॉरम नंबर 678 कैसे भरे, इसके 6 पार्ट तक के वीडियो बना करके इस चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो के अंदर मैंने फॉरम नंबर 678 के पॉइंट 1 से लेकर के और बहुत से पॉइंट मैंने उसके अंदर समझा दिया है। और जो आगे के पॉइंट बचे हैं उन पॉइंटों का आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये पीसीटीएस फॉरम नंबर 678 का पार्ट 7 पार्ट 6 तक की वीडियो आपने देख ली होंगे। तो आप पार्ट 7 की वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है वो आपको बताऊंगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए, मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज आपको जहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार के और वीडियो जब भी चैनल पर आपके लिए आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए, आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और देखें फॉरम नंबर 678 के आगे के पार्ट के अंदर आपके लिए क्या नया रहने वाला है। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं फॉरम नंबर 678 के आगे के पार्ट को। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इन फैसिलिटी और आउटरीच। इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में यदि अभी तक आपके समझ नहीं आया कि इन फैसिलिटी के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे और आउटरीच के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, तो ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर अच्छे से समझा दिए थे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इन फैसिलिटी और आउटरीच के अंदर कौन से डाटा आएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर अच्छे से आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको जो बताने हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये है जन आरोग्य समिति यानी जेएस की आयोजित हुई बैठक की संख्या, हाँ या नहीं के अंदर आपको डालना है। तो जन आरोग्य समिति जहां पर सीएचओ पोस्टेड है, जिस संस्था पर सीएचओ नियुक्त किए गए हैं वहां पर जन आरोग्य समिति का गठन किया जा चुका है और जन आरोग्य समिति की बैठक हर महीने करवानी होती है। यदि आपकी संस्था पर सीएचओ पोस्टेड है तो आपको जन आरोग्य समिति की बैठक हर महीने करवानी है। यदि आपने करवाई है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं करवाई है तो नहीं पर टिक कर देंगे। ये आप 6 नंबर फॉर्म आप भरते समय ध्यान देंगे। उसके बाद आता है संस्था पर देखे गए बाह्य रोगियों की कुल संख्या। बाह्य रोगी यानी ओपीडी की संख्या आपको डालनी है। ओपीडी की संख्या के अंदर इसके अंदर आगे कुछ कैटेगरी दी गई है, इस कैटेगरी के हिसाब से आपको डालनी है। एलोपैथिक ओपीडी यानी एलोपैथिक ओपीडी एनएम या सीएचओ के द्वारा कितनी देखी गई है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए इस महीने आपके द्वारा 415 ओपीडी देखी गई है तो यहाँ पर आप 415 ओपीडी डाल देंगे। ये 415 यहाँ पर डालने के बाद आप देखें उपरोक्त में से प्रदान की गई विशेषज्ञ एलोपैथिक ओपीडी। अब विशेषज्ञ चिकित्सक आपके संस्था पर कोई आए हैं, उनके द्वारा कोई एलोपैथिक ओपीडी देखी गई है तब यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। इसी तरह आयुष ओपीडी और आयुष चिकित्सक के द्वारा ओपीडी देखी गई है तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 डाल देंगे। इसी तरह उपरोक्त में से प्रदान की गई विशेषज्ञ आयुष चिकित्सक की ओपीडी की संख्या है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा 0 करेंगे। अब ये संख्या जो है ये सभी के यहाँ पर 0 आने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की सुविधा सब सेंटर लेवल पर बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। यदि आपके संस्था पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तब तो आप यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 आएगा, सभी के डेटा यहाँ पर 0 आएगा। ये इन फैसिलिटी के अंदर आएगा। आउटरीच के अंदर ये डेटा नहीं आएंगे, ये केवल इन फैसिलिटी का डाटा है, तो इन फैसिलिटी का डाटा आपको यहाँ पर डालना होता है। अब आगे आप देखें यहाँ पर है बीपीएल ओपीडी। संस्था पर देखेंगे बीपीएल बाह्य मरीजों की संख्या। ये बीपीएल ओपीडी जो आपने यहाँ पर 415 पेशेंट देखे थे, इन 415 में से बीपीएल ओपीडी कितनी है। इन 415 में से मान लीजिए आपने 45 बीपीएल ओपीडी देखी है तो यहाँ पर 45 डाल देंगे। और इन 45 का डेटा जो है आपके ओपीडी रजिस्टर में होना चाहिए, ओपीडी रजिस्टर में कॉलम होना चाहिए। ये बीपीएल है या एपीएल है तो वहां पर आप डाल सकते हैं एपीएल बीपीएल, ये संख्या जरूर डालें।
ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी इसका रिकॉर्ड चेक करे तो आपके यहाँ पर इसका कैटेगरी वाइज और बीपीएल ओपीडी कितनी है वो आप आराम से यहाँ पर बता सकें। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो पॉइंट है वो आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है, ये आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपीडी में देखे गए रोगियों का बीमारीवार विवरण, यहाँ पर बीमारीवार विवरण देना है। ये बीमारीवार अलग अलग यहाँ पर पॉइंट डाले हुए हैं, इनके हिसाब से आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीमारीवार विवरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अधिकतर आपके इन फैसिलिटी के अंदर आएगा। तो इन फैसिलिटी के अंदर इसे इधर इधर जो पॉइंट है ये इधर वाला ये सभी इन फैसिलिटी का है और इधर वाला जो आपका पॉइंट है ये सभी आउटरीच का है। तो आउटरीच के अंदर आप कोई कैंप आयोजित करते हैं, आप आंगनबाड़ी पर टीकाकरण सत्र आयोजित करते हैं या फील्ड के अंदर जाते हैं, तब आपको कोई इस प्रकार के पेशेंट मिले तो वो आपका डाटा इस साइड में आएगा और इन फैसिलिटी वाला डाटा इसके अंदर आएगा। अभी आपके मैं यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ, इसी के हिसाब से सभी पॉइंट भरे जाएंगे, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए उपस्थित रोगियों की कुल संख्या, यानी दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए उपस्थित। अब दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो ब्लैक कलर के अंदर ये ब्लॉक किए हुए बॉक्स जो है, इन बॉक्स के अंदर आपका डेटा नहीं आएगा। ये डेटा कौन कौन से ब्लॉक है ये आप पहले से अपने 6 नंबर फॉर्म के अंदर जो आप भरते हैं उसके अंदर यहाँ पर टिक लगा लें कि इन कॉलम के अंदर आपको डेटा नहीं देना है। आपको डेटा कौन से कॉलम में देना है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार के जो कॉलम है इनके अंदर आपको डेटा देना है, केवल ये डेटा आप देंगे। इसके अलावा जो आपको ब्लैक कलर के अंदर इस प्रकार का जो ये कॉलम है इसके अंदर डेटा नहीं देना है। जहां पर आपको डेटा देना है वो कॉलम आप अपने फॉर्म के अंदर पहले से चिन्हित कर लें, पहले से निशान लगा लें कि कौन से कॉलम के अंदर आपके डेटा आएंगे, ताकि आपके याद रह जाए कि आपको कौन से कॉलम के अंदर डेटा भरना है, कौन से कॉलम के अंदर नहीं भरना। जो ये पॉइंट है ये सबसे माथापच्ची वाला पॉइंट आ चुका है आपके लिए यहाँ पर। इसके अंदर आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखना होगा। बीमारीवार अलग अलग पेशेंट को आपको यहाँ पर डेटा देना है कि किस बीमारी के कितने पेशेंट आए और इनका इलाज या उपचार आपने किस प्रकार से दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक वाले के अंदर ये तीनों कॉलम जो है ये ब्लॉक है, इसके अंदर आप डाटा नहीं देंगे। आप कौन से के अंदर डेटा दे सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, यानी आपने किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दिया है तो उसका डाटा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी स्क्रीनिंग वाले के अंदर भी एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर, न्यू केस डिटेक्टेड के अंदर, यहाँ ये तीनों कॉलम के अंदर आपको ये डेटा नहीं देना है। दंत चिकित्सा वाला ये डेटा केवल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, जिसको आपने मैनेजमेंट किया है, ट्रीटमेंट दिया है, उसी कॉलम के अंदर आएगा, बाकी के अंदर ये ब्लॉक आएगा। इसी तरह आगे यहाँ पर भी ये दोनों कॉलम जो है ब्लॉक है। काउंसलिंग प्रोवाइडेड, फॉलोअप, ये काउंसलिंग और फॉलोअप आप इसका नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, आपने यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किया है, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देने के बाद आप देखेंगे रेफर आउट, इसको आपने रेफर किया है तो यहाँ पर इसके संख्या डाल देंगे। रेफर इन, यानी रेफर होकर के आपके पास आया है, किसी ने आपके पास भेजा है, रेफर होकर के आपके पास आया है, तो रेफर इन वाले कॉलम के अंदर डाल देंगे। और ओपीडी फुटफॉल केस, ओपीडी फुटफॉल केस क्या होता है इसको आप ध्यान से समझे। पहले ओपीडी फुटफॉल केस जो होते हैं उसके अंदर कौन सा डाटा आएगा, ये सभी कॉलम आपके यहाँ पर भरने होते हैं, सभी के, ये देख पा रहे हैं ये सभी कॉलम आपको भरने हैं, इन सभी के अंदर डेटा देना है। तो इसके अंदर क्या डेटा आएगा ये ध्यान से देखेंगे। ओपीडी फुटफॉल के अंदर वो पेशेंट आएंगे जो आपके चिकित्सा संस्थान पर दांत से संबंधित चिकित्सा लेने के लिए कोई पेशेंट आपके पास आया है। अब आपके क्षेत्र में कुल दंत चिकित्सा वाले 10 पेशेंट हैं। इन 10 पेशेंट के अंदर से 4 पेशेंट ऐसे हैं जो 3 बार आ चुके हैं, इस महीने के अंदर आपको दिखाने के लिए 3 बार आ चुके हैं। तो वो पेशेंट आपके यहाँ पर क्या आएगा, फुटफॉल के अंदर वो 3 बार गिना जाएगा। यानी इस महीने के अंदर जिस बीमारी का जो पेशेंट जितनी बार आया वो उतनी बार ही गिना जाएगा। जैसे कोई एक पेशेंट है वो 1 महीने के अंदर आपके पास 3 बार आ चुका है तो उस पेशेंट को आप 3 बार गिनोगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड के अंदर यहाँ पर आप उसको 3 बार नहीं गिनेंगे, यहाँ पर 1 बार गिना जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुल पेशेंट कितने हैं, कुल आपके पास पेशेंट कितने हुए। एक पेशेंट जो है वो 3 बार आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कुल पेशेंट आपके पास 7 है और वो 7 पेशेंट आपके पास यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये एक पेशेंट जो आपके पास 3 बार आया है तो इसको आप 3 बार गिनोगे और 7 पेशेंट जो है वो 1-1 बार आए हैं तो उनको 1 बार गिनना है। तो ये 7 और 3 10 हो चुके हैं, तो यहाँ पर फुटफॉल के अंदर आपके 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार ये फुटफॉल वाले सभी के अंदर आएंगे। अब ये दूसरा पॉइंट जो है वो ओरल घातक विकार के लिए उपस्थित रोगियों की संख्या। अगर आप देखें ओरल घातक विकार वाले जो पेशेंट है, जो मुख संबंधी बीमारी वाले हैं, उनकी आपने स्क्रीनिंग कितने लोगों की, ये कॉलम आपके यहाँ पर आएगा। परंतु दंत वाला यहाँ पर ब्लॉक है, ये आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर डाटा नहीं डालेंगे क्योंकि ओरल कैंसर जो एनसीडी की बीमारी है उसके अंदर आपको स्क्रीनिंग करनी होती है। तो उनकी आपने स्क्रीनिंग कितने की, स्क्रीनिंग आपको लक्षणों के आधार पर करनी है। वो लक्षण आप देखें ओरल की किस प्रकार से जांच करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग कितने लोगों की है वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए ओरल से संबंधित आपके पास इस महीने कुल 6 पेशेंट आए हैं तो यहाँ पर 6 की आपने स्क्रीनिंग की है। अब इन 6 पेशेंट के अंदर से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ये आप यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ पर ब्लॉक है। इसके बाद है न्यू केस डिटेक्टेड,
इन 6 के अंदर से आपको न्यू केस कितने मिले, यानी 6 के अंदर से 3 के अंदर ऐसी थी जो पहले से बीमारी थी, परंतु 3 आपको नए मिले हैं, तो यहाँ पर आप 3 डाल देंगे। और इन 6 में से यहाँ पर 3 जो नए डाले हैं इनका आपने इलाज कितनों को शुरू किया, 6 का 6 में 6 जो आपके पास पेशेंट आए 6 के 6 को आपने इलाज दिया तो 6 डाल देंगे। इन 6 के अंदर से आपने काउंसलिंग प्रोवाइडेड, यहाँ पर काउंसलिंग आपको नहीं देनी है, ये आपको 0 आएगा। तो फॉलोअप आपको इसका करना है, फॉलोअप आपने कितने पेशेंटों को किया, 6 में से 5 का फॉलोअप किया है, एक पेशेंट आपका कहीं बाहर चला गया तो यहाँ पर 5 डाल देंगे। रेफर आउट, इनमें से आपने रेफर कितनों किया, मान लीजिए आपने 3 को रेफर किया तो 3 डाल देंगे। रेफर इन, रेफर होकर के कितने आए, 0 आए हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ओपीडी फुटफॉल, अब ये भी फुटफॉल मैंने आपको पहले बता दिया है कि फुटफॉल के अंदर कैसे आएंगे। जो 6 पेशेंट है, 6 के अंदर से 4 पेशेंट ऐसे हैं जो आपके पास 3 बार आ चुके हैं, 4 पेशेंट ऐसे हैं जो आपके पास 3 बार आ चुके हैं, तो एक ही पेशेंट 3 बार गिने जाएंगे, तो वो 4 4 4 वो 3 बार हो गए, तो 4 3 बार आए हैं तो 12 पेशेंट तो वो हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो एक बार ही आए हैं, तो 12 वो और 2 वो, तो 12 और 2 यहाँ पर 14 आपके फुटफॉल के अंदर आ जाएंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे फुटफॉल केस कैसे होते हैं। ये आपके 6 पेशेंट आपके पास टोटल थे, 6 के अंदर से आपके पास 4 पेशेंट ऐसे हैं जो 3 बार आए हैं, तो वो 12 बार हो चुके हैं। उन 4 पेशेंट को आप एक महीने के अंदर 3 बार देखे हैं, यानी 12 पेशेंट वो हो चुके हैं। और 2 पेशेंट ऐसे हैं जो एक बार ही आपने देखा है, तो वो आपके 14 टोटल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप फुटफॉल वाली संख्या डाल देंगे। इससे आगे का जो कॉलम है वो आउटरीच का है, आउटरीच के अंदर आपने देखा है तो वो आउटरीच वाले कॉलम में डाल देंगे, अन्यथा ओपीडी वाला कॉलम आपको इस प्रकार से यहाँ पर डालना है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डेंटल केयर यूनिट वाला। डेंटल केयर यूनिट के अंदर तंबाकू छोड़ना की सेवाओं के लिए उपस्थित कुल रोगियों की संख्या, यानी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं इस प्रकार के कितने रोगी आपके पास इस महीने के अंदर आए हैं, पूरे महीने की ओपीडी के दौरान आए हैं, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले इसका कॉलम आता है स्क्रीनिंग का, जो वो खुद तंबाकू छोड़ने के लिए आए हैं तो इनकी स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी उनकी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कॉलम आपके यहाँ पर ब्लॉक है, इनके अंदर डेटा नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो कॉलम ब्लॉक है इनके ऊपर आप चिन्ह कर लें, अपने फॉर्म के अंदर निशान लगा लें कि इन कॉलम के अंदर आपको कभी डाटा नहीं देना है। आपको डाटा कहां देना है, न्यू केस डिटेक्टेड, न्यू केस डिटेक्टेड वाला जो कॉलम है इनके अंदर ये दोनों कॉलम जो है इनके अंदर आपका डेटा आएगा। तो न्यू केस डिटेक्टेड या नए केस कितने आए हैं तंबाकू छोड़ने वाले, तो तंबाकू छोड़ने के लिए इस महीने आपके पास पूरे ओपीडी के दौरान आपके पास 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। आपको उन्होंने आकर के बोला कि मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, तो वो 4 पेशेंट आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे आता है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, अब इनका आपने मैनेजमेंट किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, तो वो कितने हैं, तो 4 के 4 को आपने ट्रीटमेंट दे दिया है। उसके बाद आता है काउंसलिंग प्रोवाइडेड, तो काउंसलिंग आप 4 को देना है, तो ये 4 यहाँ पर आप काउंसलिंग में डाल देंगे। इसी तरह फॉलोअप के अंदर फॉलोअप भी सभी का करना है, तो ये 4 आपके फॉलोअप के अंदर आ जाएंगे। अब आगे आता है रेफर आउट, ये खुद आपके पास चल करके आए हैं कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। और रेफर इन, यानी रेफर होकर के भी नहीं आए हैं, वो खुद चल करके आए हैं, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों कॉलम के अंदर यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है, ये दोनों कॉलम आपको यहाँ पर नहीं देने, ये हमेशा आपका ब्लॉक रहेगा। अब आपको रिपोर्ट कौन सा करना है, ओपीडी फुटफॉल केसेस। अब फुटफॉल केसेस के अंदर क्या दोगे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे कि आपके पास ये 4 पेशेंट है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, वो 4 पेशेंट आपकी ओपीडी के अंदर आए हैं, और इन 4 के अंदर से एक पेशेंट जो पूरे महीने में एक बार आपको दिखाने के लिए आए हैं, और 3 पेशेंट ऐसे हैं इसके अंदर से जो आपको इस महीने के अंदर 2-2 बार आ चुके हैं। 3 पेशेंट कितने बार आ चुके हैं, 2-2 बार आ चुके हैं, तो कुल पेशेंट तो आपके 4 हुए। अब फुटफॉल केस के अंदर आप इसको कैसे गिनोगे, ये 3 पेशेंट 2-2 बार आए हैं, तो आपके फुटफॉल ओपीडी कितनी होगी, इन 3 पेशेंट की 6 ओपीडी तो वो हो चुकी है, और एक पेशेंट आपके पास एक बार आया है, तो 6 और 1 7, तो यहाँ पर आपका डाटा क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 7। ये 7 आपके ओपीडी फुटफॉल केस होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ओपीडी फुटफॉल केस आप किस प्रकार से यहाँ पर दर्ज करेंगे अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर लेकर के आऊंगा तो उसके अंदर आपको फिर से इसके बारे में अच्छे से समझा दूं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस पार्ट का नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर डालूं तो आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक मैसेज आ जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो आ चुका है।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। और आगे देखें, अब आगे वाला पॉइंट क्या है आपके लिए। यहाँ पर आगे आपका आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के रोगियों की कुल संख्या कितनी है, तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के रोगियों की आपको स्क्रीनिंग करनी है, वो डाटा यहाँ पर डालना है। ये दोनों डाटा आपके यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट आपको करना है, इसके बाद काउंसलिंग उनको नहीं करनी है, फॉलोअप करना है, रेफर करना है। रेफर इन वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर आपका यहाँ पर ब्लॉक है, इसके अंदर रेफर इन यानी बाहर से रेफर होकर के इस प्रकार के पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जो रेफर करेगा वो सब सेंटर पर रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको रेफर इन के अंदर यहाँ पर 0 आ चुका है। आगे ओपीडी फुटबॉल केस, वो मैंने आपको बता दिया कि ओपीडी फुटबॉल केस के अंदर आप किस प्रकार से डेटा दर्ज करेंगे। इसी तरह आगे मादक द्रव्यों का सेवन रोगियों की कुल संख्या, यानी मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले कुल रोगी कितने आए हैं, उनकी आपने स्क्रीनिंग की। इसी तरह प्री एग्जिस्टिंग और न्यू केस डिटेक्टेड, यहाँ पर आपके 0 आएगा, ये डेटा आपको नहीं डालना है। और मैनेजमेंट ट्रीटमेंट वाला डालना है। इसके बाद काउंसलिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मादक पदार्थों का सेवन पहले से कर रहे हैं, तो इनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, इनका फॉलोअप, उसके बाद जितने आपने ट्रीटमेंट किया उनका फॉलोअप करेंगे, रेफर आउट करेंगे। रेफर इन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि जो मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनको कोई रेफर करेगा तो सब सेंटर पर कोई रेफर नहीं करेगा। ओपीडी फुटबॉल केस मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह तंबाकू समाप्ति के रोगियों की कुल संख्या, तो ऊपर एक कॉलम आया था तंबाकू छोड़ना चाहने वाले, यहाँ पर आपके है तंबाकू समाप्ति के रोगियों की संख्या, यानी तंबाकू को छोड़ चुके हैं वो रोगी आपके पास कितने आए हैं, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। ये 2 ही कॉलम है जो यहाँ पर आपको रिपोर्ट डालनी है। इसके बाद फुटबॉल वाला, बाकी ये कॉलम आपके ब्लॉक है, वो आप ध्यान से देखेंगे। अब आपको मैंने ये बता दिया कि इसके अंदर आप डेटा किस प्रकार से डालेंगे, वो आपको बता दिया है। इससे इधर जो है यहाँ पर तो आपके इन फैसिलिटी वाले आएंगे, इधर जो है वो आउटरीच वाले डाटा आपको यहाँ पर डालने हैं, वो आप देख लेंगे। तो अभी आप आगे देखेंगे मानसिक बीमारी की स्थिति, रोगियों की कुल संख्या। मानसिक बीमारी वाले रोगी आपके पास कितने आए हैं, उनको आपने कितनों को इलाज दिया है, कितनों को रेफर किया, वो संख्या यहाँ पर डालनी है। मिर्गी के रोगियों की कुल संख्या कितनी है। आगे आता है नेत्र संबंधी रोगियों की कुल संख्या, कान से संबंधित बीमारी के रोगियों की कुल संख्या। ये सब जहां पर सीएचओ कार्यरत है वहां की ओपीडी है। एएनएम जो है वो सामान्य ओपीडी देखती है, गंभीर ओपीडी यहाँ पर नहीं देखती है। सीएचओ के पास उससे कुछ उच्च स्तर की ओपीडी आती है। तो ये सभी पॉइंट सीएचओ के लेवल के हैं, जहां पर केवल एएनएम पोस्टेड है और एएनएम अपने 6 नंबर फॉर्म भर रही है, तो वो अपना देखेंगे। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी बीमारी के पेशेंट देख रहे हैं उनका डाटा डालना है। जिस बीमारी का आप पेशेंट नहीं देख रहे हैं वहां पर उनका डाटा आपको नहीं डालना है। ज्यादातर इसके अंदर सीएचओ लेवल की जो बीमारी के पेशेंट है वो यहाँ पर है। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा आपकी हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर आकर के सेवा दी है, तो उनके द्वारा कोई इस प्रकार के पेशेंट देखे गए तो वो रिपोर्ट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। इसी तरह आगे आता है मधुमेह रोगियों की कुल संख्या। मधुमेह रोगियों की कुल संख्या, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप यानी बीपी वाले पेशेंट की संख्या आप यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि एनसीडी की जो 5 बीमारी हैं उनका तो आप स्क्रीनिंग लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, उनकी संख्या आपके यहाँ पर निरंतर डालनी है। स्ट्रोक पक्षाघात के रोगियों की कुल संख्या, इस प्रकार के कोई रोगी आए हैं तो इनके ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तीनों कॉलम जो आपके ब्लॉक है, यहाँ पर आपको केवल इस एक कॉलम की रिपोर्ट करनी है, बाकी सभी आपके ब्लॉक है। फुटफॉल वाले भी केस यहाँ पर आपको नहीं देने हैं। आगे आता है हृदय रोगियों की कुल संख्या। आपके पास कोई आया है तो उनको आपने कोई इलाज दिया है तो वो आप संख्या डालेंगे, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर अस्थमा के रोगियों की संख्या है, तो अस्थमा के कुल रोगी कितने आए हैं उनकी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। इसी तरह कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनकी रिपोर्ट आपको करनी है। प्राथमिक हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा के रोगियों की कुल संख्या, ये क्या होता है, ये होता है लीवर कैंसर से संबंधित है, यानी लीवर कैंसर का जो आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर करनी होती है। इसी तरह आगे आप देखेंगे अन्य कैंसर के रोगियों की संख्या। जो हमने ऊपर जो कैंसर के रोगियों की बात की है, इनके अलावा किसी अन्य कैंसर के रोगी आपके पास आए हैं तो उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर करनी है। आगे है क्रोनिक लीवर रोगियों की संख्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम के रोगियों की संख्या, यानी आंखों के संबंधित, जो आंखों से धुंधला दिखाई देता है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, पास की चीज दिखाई नहीं देती है, यानी आंखों संबंधित जो बीमारी है, तो उसके आपके पास कितने पेशेंट आए उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। केवल ये एक ही कॉलम आपका है, बाकी यहाँ पर आपके सभी ब्लॉक है। इसके अंदर आपको ओपीडी के फुटबॉल केस भी नहीं डालने हैं, इसके अंदर केवल ये एक कॉलम यहाँ पर आपको देना होता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, ये समझने वाला पॉइंट है। एनीमिया के लिए 3T, यहाँ पर 3T लिखा हुआ है, तो 3T का मतलब क्या होता है? 3T का मतलब होता है टेस्ट, ट्रीट और टॉक। टेस्ट, ट्रीट और टॉक, ये याद रखेंगे। टेस्ट का मतलब सबसे पहले हम उसको टेस्ट करेंगे इसके अंदर एनीमिया है या नहीं है। उसके बाद ट्रीट, यदि एनीमिया है तो उसका ट्रीट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देंगे, उसको दवा देंगे। और उसके बाद होता है टॉक। टॉक मतलब स्वास्थ्य शिक्षा देना। एनीमिया से बचाने के लिए आप उसको क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, किस प्रकार से उनको बताएंगे, वो टॉक की श्रेणी में आता है।
T3 के अनुसार शिविरों, सुविधाओं और बीएचएनडी में उपस्थित लाभार्थियों की संख्या। तो आप शक्ति दिवस मनाते हैं, तो शक्ति दिवस के अंदर T3 अपनाते हुए आप एनीमिया की स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग के बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ये सभी कॉलम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी कॉलम के अंदर आपको रिपोर्ट देना है, ये अनिवार्य है। यहाँ पर एक टी का मतलब है टेस्ट, दूसरे टी का मतलब है ट्रीट और थर्ड टी का मतलब होता है टॉक। सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसे टॉक करेंगे, उसके बातचीत करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। ये 3T आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपको हर एनीमिया मुक्त दिवस पर, जो हर मंगलवार को मनाया जाता है, उस दिन ये आपको शक्ति दिवस के अंदर जो हर मंगलवार को आप मनाते हैं, उसके अंदर आपको उपयोग में लेने हैं। टेस्ट, ट्रीट और टॉक के माध्यम से आपने जितने स्क्रीनिंग की है, जिसका इलाज किया है, उनका डेटा आपको यहाँ पर देना होता है। इसके बाद आता है पैलिएटिव केयर के कुल रोगियों की संख्या, यानी घर पर देखभाल कितने रोगियों की आपने की है। बुजुर्ग देखभाल के लिए उपस्थित मरीजों के लिए कुल संख्या यहाँ पर आ गया है। बुजुर्ग देखभाल के लिए उपस्थित मरीजों की कुल संख्या, ये 60 प्लस के मरीज जो भी आपके पास आते हैं, तो वो आपके पास कितने मरीज आए हैं, उनका आपने कितनों का उपचार किया है, कितनों को आपने रेफर किया है और कितने फुटफॉल के पेशेंट आपके पास आए हैं। इसी तरह आगे आपका आता है टीबी, कुष्ठ रोग और अन्य रोगियों की संख्या यहाँ पर आपको देनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और मैंने कोशिश की कि हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझा दिया जाए। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।